Welcome students, I'm Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology. अभी तक हमने प्लांट में प्लांट सेल वॉल को अच्छे से खत्म किया, अच्छे से पढ़ा, हर पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन शुरू किया। फिर सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा कि अभी तक की सेल मेम्ब्रेन क्या होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं और सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बेसिकली हम सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में हमने दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है लिपिड और एक होता है प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन में, और इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी तक हमने शुरू किया था, तो वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम चूज कर रहे थे। सबसे पहले हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन में देखा था कि प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, एक तो अपर सरफेस पे होते हैं, एक बीच में बेचारे फंसे हुए होते हैं। अब जो अपर प्रोटीन्स होती हैं और जो बीच में एम्बेडेड प्रोटीन होती है, उन दोनों के अलग अलग काम होते हैं, दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने वन बाय वन देखा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन में लाइक लिपिड और प्रोटीन का अपना अपना कंपोजिशन होता है। स्पेशली याद रखिएगा आरबीसी मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का क्या कंपोजिशन होता है, स्पेशली जस्ट ध्यान रखिएगा। आज हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लिपिड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि लिपिड में कितने तरीके की लिपिड इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, चलिए, हमने यहाँ पे देखा था कि प्रोटीन, दो तरीके की प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में ऑब्जर्व की गई। पहला है एक्सटर्नल प्रोटीन, जिसको हम पेरिपेरल प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर की सरफेस पे होती है, मतलब तैरती रहती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऊपर की सरफेस पे रहती है तो बेचारी ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, ऊपर के सरफेस पे होती है तो किसी से वो आराम से इधर उधर मूव कर सकती है। इंटरनल प्रोटीन, वो बेचारी फंस जाती है। ठीक है, उस बेचारे को लॉकडाउन लग जाता है, वो बीच में फंस जाती है, उसको हम इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, चलिए, एम्स 2010 का एक क्वेश्चन है छोटा सा। व्हाट आर द सिंगल निकोल्सन नॉन फॉर, मतलब सिंगल और निकोल्सन को किस चीज के लिए जाना जाता है? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस? नो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन? नो। फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यस यस, दिस इज आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल होता है, इसके लिए सिंगर और निकोल्सन को जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? नो। सो एम्स 2010 का सिंपल सा क्वेश्चन था और जिसका आंसर है सी। देखिए, आपको लगा होगा कि सर इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो फिर बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता? सिंपल सिंपल क्वेश्चन सिंपल सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों के, देखिए ये तो क्या होता है, सिर्फ आपके परसेंटेज बढ़ाएंगे, लेकिन क्राइटेरिया क्रॉस करने के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं जो एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्रॉस करने के लिए जरूरी होते हैं। चलिए, हम पढ़ते हैं वन बाय वन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। चलिए, एक्सटर्नल प्रोटीन सबसे पहले। एक्सटर्नल प्रोटीन दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। देखिए, जो बिल्कुल लाइक जो बिल्कुल सतह के ऊपर होते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं, उनको आसानी से आप अलग कर सकते हो, लेकिन जो इंटरनल प्रोटीन होती है उनको अलग नहीं कर सकते। These proteins show the enzymic activity which accelerate the biochemical reaction। इसका मतलब कि जो प्रोटीन होती हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करती हैं और जो कि बायोकेमिकल एक्सेलरेशन करती है। इसका मतलब देखिए, जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती हैं, जो प्रोटीन ऊपर की तरफ होती हैं, वो कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती है जिसकी वजह से लाइक बायोकेमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाती है। देखिए क्या मतलब इसका। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन चलती है उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है इसका मतलब। अब ये जो जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम की प्रेजेंस में चलती हैं। क्यों? एंजाइम उन रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, मतलब उनके रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देता है। इसलिए ये जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती हैं ये सिर्फ ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखती हैं, जिससे कि आपके मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती हैं, जिससे कि उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन एनहांस हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ, देखिए बायोकेमिकल प्रोटीन, जो यहाँ बायो जो प्रोटीन होती है उसमें कुछ वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाएगी। क्योंकि क्या होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन होती हैं उन जो प्रोटीन होती है वो वैसे भी क्या कहते हैं, ये जो लाइक जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है ना, उसके साथ कुछ एंजाइम जुड़े हुए होते हैं। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, मतलब जो सरफेस के ऊपर पाई जाती है, उसके साथ कुछ एंजाइम जुड़े हुए होते हैं, और ये एंजाइम जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं वो वैरायटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन दिखाते हैं तो वो उसको एनहांस कर देती है। इसके अलावा इट रिले द सिग्नल बिटवीन द सेल इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब जो सेल का बाहर और सेल का जो अंदर का है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन देती है। जैसे कहने का मतलब है
देखिए जो प्रोटीन सरफेस के ऊपर पाई जाती है, फॉर एन एग्जांपल ये प्रोटीन सरफेस के ऊपर पाई जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ मान के चलो यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है, यहाँ लिपिड की बाइलेयर है। तो आपको ये जो अब ये लिपिड की बाइलेयर है, अब ये जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ये एक्सटर्नल प्रोटीन है। ये क्या करता है कि जो सेल के अंदर की तरफ और सेल के बाहर की तरफ एक कोऑर्डिनेशन बनाती है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन बनाती है, मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताता हूँ कैसे। जैसे क्या होता है, जो हार्मोन्स आते हैं ब्लड के थ्रू सेल के पास में, तो हार्मोन्स क्या होते हैं कि कभी भी सीधे एंटर नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं कि कुछ हार्मोन्स तो देखिए क्या करते हैं, हार्मोन जो अपर सरफेस की कुछ हार्मोन्स होते हैं जो अंदर चले जा सकते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनकी अंदर एंट्री अलाउ नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो हार्मोन्स लाइक जैसे कि कुछ हार्मोन जो होते हैं जो कि लिपिड के बने हुए होते हैं तो वो आसानी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन के बने हुए हार्मोन्स होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि इनको लिपिड की मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है, तो अंदर जा नहीं पाते। पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में हम। तो क्या होता है कि जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जो हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन तो कैसे ना कैसे सेल के न्यूक्लियस को देनी है, तो वो क्या करते हैं कि सेल की जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती है उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सेल के एक्सटर्नल प्रोटीन उस इंफॉर्मेशन को लेता है और अंदर उसको सिग्नल को पास करवा देता है, जिससे कि न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन मिल जाए, देखिए एक हार्मोन आया है जो अंदर तो आ नहीं सकता, हाँ लेकिन उसने अपनी इंफॉर्मेशन जरूर पास कर दी है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से एक्ट करना है। समझ में आ गया? तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो सेल के अंदर नहीं आ पाते, ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे जब हार्मोन्स के बारे में, जब हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल प्रोटीन है, देखिए अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती है सरफेस के ऊपर पाई जाती है, जो इंटरनल प्रोटीन होती है वो बीच में फंसी हुई होती है। अब ये जो एक्सटर्नल प्रोटीन है, ये एक्सटर्नल प्रोटीन देखिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी शो करती है, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी शो करती है। इसके अलावा मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी शो करती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोटीन से बाइंड अप होते हैं, जिसके थ्रू काफी बायोकेमिकल रिएक्शन करने में मदद करती है। अब वो कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाहर से, जैसे कि एक सेल मेम्ब्रेन है, बाहर से जो सिग्नल्स आते हैं उस सिग्नल को रिसीव करके ये सिग्नल को अंदर की तरफ देती है, ठीक है। तो मतलब कह सकते हो कि एक तरीके से ये एक गेट कीपर की तरह ये भी काम करती है, मतलब आपके सिग्नल को, मतलब उस हार्मोन्स के सिग्नल को लेगी, ठीक है, या हार्मोन्स है या फिर हार्मोन्स हैं तो या फिर किसी नर्व के सिग्नल्स हैं, उस सिग्नल को लेगी और सिग्नल को लेने के बाद में उस सिग्नल को न्यूक्लियस तक फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अंदर सेल के अंदर एंट्री इनकी अलाउ नहीं है, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन तो वो देंगे ना, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो तो उनको देनी पड़ेगी। तो उस इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए एक्सटर्नल प्रोटीन वहां पर मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सेल के बाहर के और अंदर के इन्वायरमेंट को बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट, internal protein, they can't be separated easily and they are buried either fully or partially in the membrane। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे they are like buried मतलब फंसे हुए होते हैं, मतलब ये बीच में बेचारे फंसे हुए होते हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते, या तो ये पूरे फंसे हुए होते हैं या फिर थोड़े से बाहर होते हैं और थोड़े से अंदर होते हैं, तो मतलब बेचारे फंसे हुए होते हैं, दोनों साइड से दबा हुए होते हैं। अब जो फंसे हुए होते हैं तो ऑब्वियस बात है उनको आप अलग नहीं कर सकते, जो फंसे हैं उनको कैसे अलग करोगे, नहीं कर सकते। अब अलग नहीं कर सकते, ओके। देयर आर उनके फंक्शन क्या है, उनके फंक्शन क्या होता है, देखिए मैं आपको देखिए यहाँ पर अगर आप फंक्शन देखोगे तो यहाँ पर ये एक चैनल की तरह काम करते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को अंदर आना है, देखिए आप सिंपल समझिए वाटर को अंदर आना है, ठीक है। अब वाटर मान के चलो अगर आप वाटर इनके थ्रू आना चाहे आ नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये तो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन ये तो दुश्मन बैठी है ना, ये तो नहीं आने देगी, ये तो दुश्मन है, नहीं आने देगी, घर के अंदर नहीं घुसने देगी। अब घर के अंदर घुसने, क्योंकि ये तो भैया देखिए अगर वाटर आएगा तो क्रॉस तो पूरी मेम्ब्रेन को ही करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना इसको क्या कहते हैं जादू मंत्र करके यहाँ पहुंच जाएगा, क्रॉस तो इस एरिया को भी करना पड़ेगा, और ये जो एरिया होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो तो कभी नहीं जाने देगा। इसलिए क्या होता है, वाटर जो मॉलिक्यूल होता है एक टनल, मतलब बीच में से एक रास्ता निकालता है, जैसे कि पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं ना, अब पहाड़ है, पहाड़ के अंदर थोड़ी ना आप घुस के दूसरे चले जाओगे, तो पहाड़ों के अंदर से रास्ते निकाले जाते हैं, जिससे कि वो वाटर विदाउट किसी को इंटरफेरेंस किए, मतलब डिस्टर्ब किए, चुपचाप सेल के अंदर आ जाता है। तो ये एक तरह के किस तरह के काम करते हैं, एक तरह के ऐसा चैनल की तरह काम करते हैं, या कैरियर प्रोटीन की तरह काम करते हैं, जो लेता है और छोड़ता है। या तो चैनल, चैनल मतलब टनल हो गया, या फिर एक कैरियर होगा, कैरियर मतलब लेगा और फिर छोड़ेगा, लेगा और छोड़ेगा, तो एक तो ये कैरियर हो गया, मतलब एक तरह का व्हीकल हो गया,
व्हीकल मतलब आपको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद में अंदर छोड़ देगा, या फिर टनल की तरह काम करेगा। कैरियर तो क्या हो गया, एक तरह का वो अपने पास अपने प्रोटीन को रखेगा। तो उसमें क्या है, अगर मान के चलो कोई कैरियर मॉलिक्यूल है, फॉर एन एग्जांपल ये कैरियर है, ठीक है, और ये फॉर एन एग्जांपल ये कैरियर है, और मान के चलो ये जो माउस है, ये मान के चलो अब कोई भी मॉलिक्यूल है। तो क्या हुआ, अब मॉलिक्यूल को मूव नहीं करना, सिर्फ कैरियर मूव करेगा, कैरियर रिसीव करेगा और अंदर की तरफ आकर उस मॉलिक्यूल को अंदर छोड़ देगा। तो देखिए लाइक तो मैम जो लिपिड की जो स्ट्रक्चर है उसको इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि वो कैरियर ने अपना काम कर दिया। और लेकिन जो टनल होती है, उस टनल में से तो भैया उसको मॉलिक्यूल को पास होना पड़ता है। तो ये आयन चैनल की तरह, मतलब इसको हम टनल कह सकते हो, या फिर कैरियर प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, दे वर्क लाइक चैनल, आयन चैनल मतलब टनल, और कैरियर प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं। बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी है, वरना देखिए चारों तरफ तो लिपिड का जाल बैठा हुआ है, वो तो किसी को घर में नहीं घुसने देगा। लेकिन लिपिड देखिए, लिपिड यहाँ पर क्या कर रही थी, तो फिर लिपिड कर क्या रही थी, जब ये कोई काम ही नहीं करने दे रही तो लिपिड क्या कर रही थी, लिपिड कुछ नहीं कर रही थी। लिपिड एक तरह की फ्लूइड स्ट्रक्चर बनाती है, जिस और लिपिड की दो लेयर इसलिए होती है ताकि वो फ्लूइड मेम्ब्रेन स्टेबल हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर मान के चलो सिंगल स्ट्रक्चर होता, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर सिंगल स्ट्रक्चर होता, अगर आपके मन में क्वेश्चन हो कि सर डबल लेयर क्यों हुआ, अगर सिंगल स्ट्रक्चर होता तो सिंगल स्ट्रक्चर मान के चलो ऐसा होता, ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर होता, तो भैया सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर होता है 80%। इस वाटर के पास में तो ये हाइड्रोफोबिक, नीचे की तरफ वाटर, कैसे एक दूसरे को सामना करते, कैसे करते एक दूसरे का सामना, कभी नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाते। और जब सामना नहीं कर सकते तो वो कैसे काम चलेगा। इसलिए क्या हुआ, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन, एक लेयर और आ गई। तो एक लेयर और आ गई, अब देखिए दो लेयर आ गई। अब जब दो लेयर, सॉरी, जब दो लेयर आ गई तो अब इसके नीचे, अब देखिए साइटोप्लाज्म होगा। तो जब इसके नीचे, अब ध्यान रखना, अब नीचे क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ साइटोप्लाज्म होगा। अब जब साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में लिक्विड होगा, और लिक्विड, और ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लिपिड की जो दो लेयर है ना, वहां पे काम सिर्फ उस लिपिड की एक मेम्ब्रेन को स्टेबल करना है, क्योंकि उस लिपिड के बाहर पानी, लिपिड के अंदर पानी। अब बाहर पानी है तो बाहर का तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाहर का तो वो गोल वाला हेड पोर्शन होता है, तो वो तो हाइड्रोफिलिक है। लेकिन जो अंदर वाला है वो टेल है, अब टेल के साथ तो पानी कैसे आएगा, तो इसलिए उसके टेल को स्टेबल करने के लिए दूसरी टेल उसके साथ में आ जाती है, और एक लेयर उल्टी हो जाती है। तो जिससे कि हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन वाटर के कांटेक्ट में आ गया, और हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक के कांटेक्ट में आ गया, और दैट मेम्ब्रेन बिकम स्टेबल। क्लियर। तो इसलिए ध्यान रखना, अब यहाँ पे लिपिड क्या कर रही थी, लिपिड तो स्टेबिलिटी देती है और फ्लूइड स्ट्रक्चर देती है, फ्लूइड स्ट्रक्चर देती है और स्टेबिलिटी देती है। देखिए अगर आप तेल देखोगे ना, तेल की एक ड्रॉप देखिए, तेल क्या होता है, बहुत लाइक ना लिक्विड होगा प्रॉपर, तो आसानी से फैलता भी नहीं है, और ना सॉलिड होता है, तो इसलिए लिपिड इसलिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो प्रोटीन है, अब भैया देखिए अगर आप पूरी तरीके से बिजली के तार लगा दोगे तो फिर कौन अंदर आएगा, तो इसलिए बीच बीच में कुछ रास्ते बनाए गए, जिन रास्तों से कोई मॉलिक्यूल्स आ जा सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं आ जा सकता, बहुत सोच समझ के आना जाना होगा। मतलब कि उसके लिए चैनल है, चैनल बहुत आसानी से देखेगा भैया इसको आने देना है, इसको नहीं आने देना, ये बिल्कुल लायक है, ये लायक नहीं है, तो इसलिए ऑस्मोटिक बैरियर की तरह भी काम करता है। इन द केस ओके, तो अब लाइक अब ये जो आपका प्रोटीन का मूवमेंट है, लाइक द प्रोटीन ऑफ मूवमेंट, ये प्रोटीन के मूवमेंट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब ये आपको बाद में बताऊंगा कि प्रोटीन का मूवमेंट कैसे होता है, कि जो आपकी एक्सटर्नल प्रोटीन होती है या फिर जो इंटरनल प्रोटीन होती है, इनका मूवमेंट कैसे होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, आपको लेटर ऑन बताऊंगा। पहले आप प्रोटीन के बारे में समझ लीजिए। देखिए प्रोटीन क्या होता है, जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती है, एक्सटर्नल प्रोटीन तो आसानी से घूम सकती है, लेकिन जो इंटरनल प्रोटीन होती है, जो एम्बेडेड प्रोटीन होती है, वो तो बेचारी दोनों साइड से फंस गई। ठीक है, कहते हैं ना कभी कभी काम करने के लिए बीच में फंसना पड़ता है, तो ये फंस गई बेचारी प्रोटीन, लेकिन काम तो कर रही थी ना, लेकिन ये बेचारी कहीं सेपरेट नहीं हो पाती और कोई मूवमेंट नहीं कर पाती। लेकिन इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो प्रोटीन का मूवमेंट तो क्या होगा कि दे कैन एबल टू अंडरगो रोटेशन, मतलब देखिए जो ऊपर वाली प्रोटीन है वो तो घूम सकती है, ठीक है, और लेटरल मूवमेंट भी कर सकती है, लेकिन जो बीच वाली प्रोटीन होती है वो कभी भी कोई मूवमेंट नहीं कर पाती है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा प्रोटीन मूवमेंट और लिपिड के मूवमेंट को। ठीक है, चलिए इस स्लाइड को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो मेजर थ्री क्लासेस ऑफ, अब लिपिड के बारे में आते हैं, सॉरी। देखिए प्रोटीन के मूवमेंट का एक पॉइंट रह गया, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि एक बार क्योंकि क्या प्रोटीन और लिपिड में एक साथ पूरा कवर हो जाएगा, फिर मैं आपको दोनों शायद उनका एक बार मूवमेंट बता दूंगा। ठीक है, चलिए।
लिपिड के बारे में। तो प्रोटीन का क्लियर हो गया, एक्सटर्नल प्रोटीन एंड इंटरनल प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ध्यान रखना यहाँ पे जो प्रोटीन है, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो प्रोटीन है ये फंक्शनल प्रोटीन्स है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चर प्रोटीन के साथ साथ ये फंक्शनल प्रोटीन भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए बन गए, नहीं नहीं, हर प्रोटीन अपना अपना फंक्शन कर रही है। क्लियर। अब लिपिड की बात करते हैं। लिपिड क्या होता है, इसमें थ्री क्लासेस ऑफ लिपिड्स पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरियोल्स। ठीक है, 3 लिपिड्स होते हैं। लेकिन फॉस्फोलिपिड क्या होता है, सबसे हायर कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड का मतलब है लिपिड में फॉस्फेट पाया जाता है। अब देखिए कैसे बनता है फॉस्फोलिपिड। अगर आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल। देखिए इसका जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, आपने देखा था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आपने ऐसा होता है, ये मतलब आपका ऊपर का हेड पोर्शन होता है और नीचे का क्या होता है, टेल पोर्शन होता है। ये जो हेड पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं पोलर ग्रुप, और ये पोलर ग्रुप किससे बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट का। और जो नीचे की तरफ आपको ये जो टेल दिखाई दे रही है, ये किसकी बनी होती है, लिपिड की, जो क्या होती है, नॉन पोलर ग्रुप। फिर सुनिए, दैट फॉस्फोलिपिड का ये जो आपका दिख रहा है अपर जो हेड पोर्शन दिख रहा है, ये ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट का बना हुआ है। और जो नीचे की तरफ टेल दिख रही है, ये नॉन पोलर ग्रुप होती है जो लिपिड की बनी होती है। ओके, बाय द वे ध्यान रखना, ये जो पोर्शन होता है ना, ये अगर इसको भी अगर आप और अच्छे से लिखो ना, ये अगर यहाँ पे इसको और अच्छे से लिखो, दे आर एग्जैक्टली नॉट लिपिड, दे आर ए फैटी एसिड्स। they are exactly the fatty acids, so they are not only the lipid, they are a fatty acids। ठीक है, क्योंकि लिपिड तो ये पूरा ही है, क्योंकि ये लिपिड तो ये पूरा ही है। ठीक है, ये तो पूरा ही लिपिड है ना, फॉस्फेट तो साथ उसके साथ अटैच्ड हो गया बस, तो ये तो लिपिड पूरा ही है, तो इट शुड नॉट बी लिपिड। ठीक है, ये होना चाहिए फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या होता है कि ये उसको बनाता है नॉन पोलर ग्रुप में। और जो आपका अपर पोर्शन है, मतलब ये जो गोले वाला पोर्शन है, इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट, जो उसका पोलर ग्रुप है। और नीचे की जो ये लिपिड की टेल लटकी पड़ी है, ये नॉन पोलर ग्रुप होती है, जो कि क्या होती है, फैटी एसिड्स होती है। ओके, फॉस्फोलिपिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ ए ट्राइग्लिसराइड। ध्यान रखना, फॉस्फोलिपिड जो होता है ट्राइग्लिसराइड का ही एक डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए मतलब आपको ट्राइग्लिसराइड समझना पड़ेगा। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, वो एक सबसे सिंपलेस्ट लिपिड मॉलिक्यूल है। मतलब जो लिपिड मॉलिक्यूल की जो शुरुआत होती है ना, वो ट्राइग्लिसराइड से होती है। जैसे एक शुगर की जो शुरुआत होती है वो ग्लूकोज से होती है, तो वैसे ही एक ट्राइग्लिसराइड की शुरुआत, सॉरी, एक लिपिड की शुरुआत ट्राइग्लिसराइड से होती है। लिपिड में क्या होता है, मेनली दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है, दूसरा फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वन बाय वन समझेगा। लिपिड में दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ग्लिसरॉल है, दूसरा फैटी एसिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ट्राइग्लिसराइड है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, ट्राई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्राई। ट्राई ट्राई मतलब तीन, ग्लिसराइड मतलब इसमें एक ग्लिसरॉल है और तीन फैटी एसिड है। ट्राई मतलब तीन, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल, इसका मतलब एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल है। तो क्योंकि क्या होता है कि ग्लिसरॉल को स्टेबिलिटी करने के लिए ही फैटी एसिड के तीन चेन काम आती हैं। तो ग्लिसराइड कंटेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और थ्री लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड, तो इससे ट्राइग्लिसराइड बनता है। और इस ट्राइग्लिसराइड से मॉडिफाइड होकर ही, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड से क्या होता है, मॉडिफाइड होकर ही फॉस्फोलिपिड बनता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड में बस होता क्या है कि एक ट्राइग्लिसराइड में एक बस ठीक है, एक ट्राइग्लिसराइड में, एक ध्यान रखना, ट्राइग्लिसराइड के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, बस इतना ही, एक साथ के फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, उससे फॉस्फोलिपिड बनता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये ट्राइग्लिसराइड है, पहले वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं, ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है और ट्राइग्लिसराइड से फॉस्फोग्लिसराइड कैसे बनता है, ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है और ट्राइग्लिसराइड से फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है, और फॉस्फोलिपिड की जरूरत क्यों ही, ट्राइग्लिसराइड भी तो काम कर सकता था ना, वो भी तो एक सिंपलेस्ट लिपिड है, लेकिन ये फॉस्फेट क्यों ऐड किया गया। देखिए ये फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले ये आपके सामने ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, देखिए CH2OH CH2OH CH2OH। ग्लिसरॉल एक्चुअली अल्कोहल का ही एक डेरिवेटिव होता है, जिसके अंदर तीन अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मतलब तीन अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप है, तो मतलब हर एक अल्कोहल से एक कार्बन, एक मतलब फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन जुड़ सकती है। तो हर एक से, मतलब हर एक अल्कोहल से एक 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 मिनट,
मतलब हर किसी से एक एक, यहाँ पे आप देखेंगे हर किसी अल्कोहल, देखिए यहाँ पे 3 अल्कोहल ग्रुप है और तीनों अल्कोहल फंक्शनल होते हैं, मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर मान के चलो 3 अल्कोहल है तो यार मतलब 3 लॉन्ग चेन चाहिए फैटी एसिड्स की। तो ये देखिए ये दिख रहा है COOH लॉन्ग कार्बन चेन, ये फैटी एसिड्स की चेन है, ये 3 फैटी एसिड्स की चेन है और ये लॉन्ग चेन होती है, मतलब ये 17 से 18 कार्बन की लॉन्ग चेन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके OH ग्रुप और इसके COOH के बीच में बॉन्ड बनता है, जिससे कि 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। ठीक है, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, जब 3 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलते वक्त देखिए क्या बनता है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक ट्राइग्लिसराइड बनता है। ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन हो गया। और जब ध्यान रखना, ये जो था ना, एक मिनट रुकिएगा बेटा, ये जो था ना, ये तो था ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये है आपके सामने, ये है फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन्स। तो ये ध्यान रखना, इसके बीच में और इसके बीच में जो बॉन्ड बना, तो एक एस्टर बॉन्ड, इसके बीच में एक बॉन्ड बना, एक और एस्टर बॉन्ड, इसके बीच में और इसके बीच में बना एक और एस्टर बॉन्ड, तो मतलब 3 एस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो जो एस्टर बॉन्ड किसके बीच में बना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में। मतलब क्या होता है कि ग्लिसरॉल का OH और फैटी एसिड का COOH आपस में जुड़ते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और उससे बनने वाले बॉन्ड का नाम होता है, बनने वाला जो बॉन्ड है, बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या होता है, वो होता है COO, मतलब COO बॉन्ड होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल में, तो वहां मैं आपको समझाऊंगा कि एस्टर बॉन्ड क्या होता है। तो उससे क्या होता है, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कितने एस्टर बॉन्ड बने, 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे, तो बन गया ट्राइग्लिसराइड। अभी इस ट्राइग्लिसराइड से अब फॉस्फोलिपिड बनता है, कैसे, या फॉस्फोग्लिसराइड कहते हैं। तो क्या होता है, एक ये क्या था आपका, ट्राइग्लिसराइड था, इससे फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है और उससे क्या बनता है, फॉस्फोलिपिड। और उससे एक देखिए क्या होता है कि इससे एक फैटी एसिड का चैन, एक जो आप लाइक ध्यान रखना, उससे क्या होता है कि एक फैटी एसिड का चैन रिमूव हो जाता है और उससे फॉस्फोलिपिड बनता है। तो कुछ ऐसा बनता है फॉस्फोलिपिड, मतलब फिर देखिए ये ट्राइग्लिसराइड है, तो इसमें क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप, जैसे क्या हुआ, एक बार देखिए बताता हूं आपको मैं क्या होगा। ये फॉस्फेट इससे आके जुड़ गया और ये पूरी की पूरी एक फैटी एसिड की चैन निकल गई। तो कितने फैटी एसिड्स की चैन बचे, सिर्फ 2, और इसके साथ क्या जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया, और बनने वाला स्ट्रक्चर क्या था, फॉस्फोलिपिड बना। ठीक है, तो देखिए अब रियलिटी में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, रियलिटी में आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए उसमें क्या क्या है, देखिए अब वन बाय वन देखिएगा अच्छे से चीजों को। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये क्या था आपका ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल के, देखिए ग्लिसरॉल के 3 कार्बन थे, तो एक कार्बन से तो क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। और 2 कार्बन से क्या जुड़ा, फैटी एसिड्स की चेन जुड़ गई। ये देखिए एक सेकंड कार्बन से, एक थर्ड कार्बन से। फिर देखिए फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन से क्या जुड़ गई, फैटी एसिड्स की चेन जुड़ गई। अभी सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। जिसके फैटी एसिड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो दोबारा अभी अनसैचुरेटेड है, मतलब वो बॉन्ड टूटकर दोबारा कोई स्ट्रक्चर बना सकता है, तो अनसैचुरेटेड है, अभी भी भूखा है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन जिसके पास सिंगल बॉन्ड है वो क्या करेगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं, लाइक जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो कहां जाएगा। लेकिन जिसके पास डबल बॉन्ड है, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो थोड़ी ना डोमिनो जाके पिज्जा खाएगा। जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वही खर्च कर सकता है, तो अनसैचुरेटेड रहता है। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं कि कहते हैं ना कि लाइक संतोष में अच्छा है, तो गरीब लोग ज्यादा संतोष होता है क्योंकि उनको पता है उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो संतोष कर लेते हैं। वैसे ही है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान रखना, जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसको इस तरीके से टेढ़े फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए डबल बॉन्ड दिख गया आपको, ये देखिए डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो क्या होता है कि जैसे आपका ये अपर सर्कल हो गया, इस अपर सर्कल में, ये अपर सर्कल हुआ, एक तो होती है सीधी, एक तो होती है, आप ध्यान रखना, एक तो क्या होती है, सीधी चैन होती है, मतलब एक सीधी होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, और एक होती है मतलब इस तरीके से, मतलब क्लिंक कहते हैं उसको, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये देखिए जो आपको ये दिख रहा है ना हाइड्रोफिलिक पोर्शन, अभी देखिए, अब इसमें जो ग्लिसरॉल आया, फिर देखिए पहले कार्बन से तो क्या जुड़ गया, फॉस्फेट, क्योंकि यहां से क्या हट चुका था, फैटी एसिड हट चुका था। दूसरे और ये जो तीसरा कार्बन है, इनसे दोनों फैटी एसिड जुड़े हुए थे। एक फैटी एसिड में सैचुरेटेड था, मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, एक के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसैचुरेटेड, तो 2 बन गए। तो ये देखिए 2 लंबी लंबी टेल बन गई, तो ये फैटी एसिड्स की टेल होती है। और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर आपको गोला वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या रहा, इसका फॉस्फेट भी आ गया, ग्लिसरॉल आ गया,
और फॉस्फेट और ग्लिसरॉल दोनों ही हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब वाटर लविंग होते हैं, वाइल ये क्या होते हैं, ये दोनों जो चेन होती है फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है और ये हाइड्रोफोबिक चेन होती है। तो इसका मतलब, ठीक है, देखेंगे अगर आप तो ये देखिए, तो ये क्या रहा, ये फॉस्फेट था, ये ग्लिसरॉल था, और ये सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड, और ये हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, और ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। तो ये पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड बनता है। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अब क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड से फायदा क्या होता है। देखिए ट्राइग्लिसराइड से फॉस्फोलिपिड बनने का क्या फायदा है। अगर मान के चलो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड होता, तो ट्राइग्लिसराइड होने पे एक तो यहाँ पर इसकी देखिए, एक तो क्या होता, एक मिनट में आपको एक बार पूरा रब कर देता हूँ, बहुत कुछ इसमें हो गया। मान के चलो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड होता, तो ट्राइग्लिसराइड होने से क्या होता कि एक तो इसमें 3 फैटी एसिड्स की चेन होती, और ध्यान रखना इसमें एक सैचुरेटेड होती, एक अनसैचुरेटेड थी। तो एक तो ये, ठीक है, एक तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एक टेल भर जाती, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता, यही होता है ना। तो अब क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक पोर्शन में सिर्फ ग्लिसरॉल रहता, और ग्लिसरॉल ही केवल यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पोर्शन, हाइड्रोफिलिक की तरह वर्क करता। अब क्योंकि उसमें तो क्या फॉस्फेट भी काम कर रहा था ना, दो हाइड्रोफिलिक पोर्शन थे, और जितने ज्यादा होंगे उतना वाटर आसानी से बाहर से अंदर आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 फैटी एसिड चैन बन गई, तो ज्यादा ये स्टेबल हो गया, वाटर से ज्यादा वे दूर भागेंगे, तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता, क्योंकि जो वाटर को दूर भगाता ज्यादा और वाटर को ज्यादा दूर भगाता, मतलब वाटर को आने ही नहीं देता, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनता। इसलिए क्या किया गया, इसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया गया, जिससे कि वाटर लविंग जो ग्रुप है वो ज्यादा हो और वाटर फॉबिक ग्रुप हट जाए। तो एक वाटर फॉबिक ग्रुप को हटा दिया और एक वाटर लविंग ग्रुप को बढ़ा दिया, क्योंकि अगर वाटर लविंग ग्रुप नहीं होता तो यहाँ तो सिर्फ ग्लिसरॉल ही सिर्फ एक वाटर लविंग की तरह काम करता, तो केवल ग्लिसरॉल के अलावा कोई और दूसरा था ही नहीं हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर एक फैटी एसिड की चेन बढ़ जाती, तीनों ही वाटर को कभी अंदर आने, मतलब तीनों ही वाटर से बिल्कुल दूर भागते, और जब तीनों दूर भागते तो लाइक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी कुछ डिफरेंट होता है। तो इसलिए वाटर से अफेक्शन को बढ़ाने के लिए ग्लिसराइड को फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट किया गया, जैसे कि एक फैटी एसिड की एक टेल हटी, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो टेल हट से ही, एक टेल हट से क्या हुआ कि वाटर अफेक्शन, वाटर जो फोबिया था वो कम हो गया, और फॉस्फेट ग्रुप आते ही वाटर से जो लविंग स्ट्रक्चर था वो बढ़ गया। नाउ क्वेश्चन है आपका नेट 2010 का, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ द फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है। फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन द प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन की, अब देखिए प्रोटीन की दो लेयर नहीं होती, लिपिड की दो लेयर होती है। आपके मन में कंफ्यूजन है, प्रोटीन की तो दो लेयर थी, एक ऊपर था एक नीचे था, लेकिन बीच में लिपिड था ना, बाइलेयर का मतलब साथ साथ होना चाहिए था। प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब ध्यान रखना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन क्या, लाइक अब देखिए एक मिनट में आपको एक बार मार्क, एक बार मैं स्केल लाइक ये ओपन करता हूं। तो पहला तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि लिपिड की कभी दो लेयर नहीं होती, सॉरी प्रोटीन की दो लेयर नहीं होती है। प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यस प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन एम्बेडेड होता है। प्रोटीन एम्बेडेड इन द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नहीं होता, वो लिपिड के अंदर होता है। प्रोटीन एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, नहीं होता है, क्योंकि लिपिड के बाइलेयर में होता है। तो यहाँ ग्लूकोज का बाइलेयर कभी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का बाइलेयर नहीं होता, और ये है नहीं, तो योर राइट आंसर इज बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल प्रोटीन की बात कर रहा है कि जो प्रोटीन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि ऐसा एक्सटर्नल प्रोटीन तो दिया नहीं गया, उसमें वो भी तो होता है, तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, जो आपको चारों में से जो बेस्ट लगता है दैट इज आंसर। तो चारों में सबसे बेस्ट क्या, बी। एक्सटर्नल प्रोटीन के बारे में नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन जो दिया वो तो सही दिया है ना, हमें वो चूज करना है जो सही दिया है। नाउ फॉस्फोलिपिड दे आर एम्फीफेटिक इन नेचर, एम्फीफेटिक का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक भी है हाइड्रोफोबिक भी है, तो ये दो तरीके की प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए इसको एम्पी, एम्पी मतलब डबल, फिटिक मतलब स्ट्रक्चर, ओके। मेम्ब्रेन इज स्टेबल टू द हाइड्रोफोबिक नेचर, ध्यान रखना यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है ना डर की वजह से होती है, क्योंकि इसे पानी से डर होता है, सो दो मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई दो लेयर बन जाती है लिपिड की, और जिसकी वजह से मेम्ब्रेन स्टेबल हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, मेम्ब्रेन अगर सिंगल लेयर होती है तो कभी स्टेबल ही नहीं होती, क्योंकि अंदर का जो वाटर है उसको कभी स्टेबल, जो साइटोप्लाज्म का वाटर है कभी इसको स्टेबल नहीं होने देता, इसलिए इसको डर को भगाने के लिए, डर को साथ देने के लिए दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल साथ में आ जाती, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर बन गया, और ये वाला हाइड्रोफिलिक रह गया, तो ये और ये हाइड्रोफोबिक हो गया, तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक साथ में आ गए, तो डर की वजह से ये स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहता है, किसका डर, वाटर के डर की वजह से। चलिए आज के लिए इतना ही था, ओके। कल के लेक्चर में हम लिपिड के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है, लिपिड के स्ट्रक्चर है, लिपिड के बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे।
लिपिड के मूवमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है, और थोड़ी बहुत चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लूइड नेचर की होती है, बाइलेयर होती है, तो बाइलेयर होने से फायदे क्या क्या होते हैं, बहुत कुछ वन बाय वन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये प्रोटोकॉल सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए हैं। जैसे क्योंकि एक मेंबर भी अगर किसी गलती से इन्फेक्टेड होता है तो वो उसका असर पूरी फैमिली पे होता है। तो प्लीज अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, और टाइम आने पे जरूर वैक्सीन लगाइए। धन्यवाद।